नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। इस साल कर्नाटक के बाद अब 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल हैं। इसके अलावा अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद 7 राज्यों में चुनाव होंगे। कुल मिलाकर अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों के चुनाव होने हैं। इनमें कई दक्षिण के राज्य भी हैं, इसलिए भाजपा के लिए कर्नाटक की हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं मुश्किलों से घिरी कांग्रेस के लिए ये जीवन दान साबित हुई। कर्नाटक में बीजेपी की हार पर आज ये पूरी चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी को इस बार सिर्फ 66 सीटें मिली। इसकी वजह लिंगायतों का पार्टी से दूर होना माना जा रहा है। इसके तार जुलाई 2021 से जुड़ते हैं। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार के 2 साल पूरे हुए थे। पार्टी इसका जश्न मना रही थी। इसी बीच सीएम येदियुरप्पा को पद से हटा दिया गया। इसकी कोई खास वजह भी नहीं बताई गई। बस कहा गया कि येदियुरप्पा 78 साल के हो गए हैं, इसलिए हटा दिया। बसवराज बोम्मई को येदियुरप्पा की जगह सीएम बनाया गया। हाईकमान को उम्मीद थी कि येदियुरप्पा की तरह लिंगायत कम्युनिटी में आने वाले बोम्मई उनकी जगह संभाल लेंगे। कम्युनिटी उन्हें सपोर्ट करेगी। हुआ इसका उल्टा। बोम्मई येदियुरप्पा की तरह पॉपुलर नहीं थे। कम्युनिटी में उनका दबदबा वैसा नहीं था। बीजेपी के इस फैसले से लिंगायत नाराज हो गए। तमाम कोशिशों के बाद भी लिंगायत नहीं सधे तो हाईकमान ने येदियुरप्पा को फिर आगे बढ़ाया। उम्र 80 साल होने के बावजूद कैंपेन कमेटी का हेड बनाया। सवाल उठे कि जब ज्यादा उम्र की वजह से सीएम पद से हटा दिया गया तो कैंपेन हेड क्यों बनाया। येदियुरप्पा बसवराज बोम्मई के बाद पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बीजेपी में तीसरे बड़े लिंगायत नेता थे। टिकट न मिलने पर वे कांग्रेस में चले गए। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। यानी बीजेपी की लिंगायत समुदाय पर पकड़ कमजोर होती गई। शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए, लेकिन लक्ष्मण सावदी 75,000 से ज्यादा वोटों से जीते। लिंगायत समुदाय कर्नाटक की 70 सीटों पर प्रभावी है। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने उनमें 38 सीटें जीती थी। इस बार 54 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी सिर्फ 19 पर ही जीत पाई। बीजेपी हाईकमान ने जो किया, लिंगायत कम्युनिटी सब देख समझ रही थी। इसी का नतीजा इलेक्शन रिजल्ट में दिखा। 3 दशकों से जो लिंगायत कम्युनिटी बीजेपी के साथ थी, अब दूर जाती दिख रही है। लिंगायतों को लग गया कि येदियुरप्पा राजनीति से संन्यास ले चुके हैं। कम्युनिटी का बड़ा चेहरा बीजेपी में नहीं है। 2 मई को कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। कहा कि सरकार में आए तो बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगा देंगे। कुछ ही घंटों में यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कांग्रेस के ऐलान के करीब 5 घंटे बाद ही पीएम मोदी ने विजयनगर में एक रैली में कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम से तो तकलीफ थी ही, अब उसे जय बजरंगबली बोलने वाले भी बर्दाश्त नहीं है। इसके बाद पीएम ने अपनी सभाओं में जय बजरंगबली का नारा लगाना शुरू कर दिया। उत्तर कन्नड़ के अंकोला में एक रैली में यह भी कह दिया कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तब जय बजरंगबली बोलकर इनको सजा दे देना। कर्नाटक में भगवान बसवेश्वर को फॉलो किया जाता है। उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और दूसरी कुरीतियों पर विरोध किया। वे जन्म आधारित व्यवस्था की जगह कर्म आधारित व्यवस्था में यकीन रखते थे। उन्होंने नया संप्रदाय लिंगायत बनाया। उन्हीं को फॉलो करने का नतीजा है कि नॉर्थ इंडिया जैसे पोलराइजेशन कर्नाटक में नहीं हुआ। बीजेपी ने बजरंगबली का मुद्दा उठाकर हिंदू वोट एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। हिंदू वोट बट गए और मुस्लिम वोट एकजुट हुए। जिस ओल्ड मैसूर रीजन में जेडीएस का दबदबा था, वहां उसकी सीटें आधी से भी कम हो गईं। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चले गए। मुंबई कर्नाटक बॉर्डर पर बसे बेलगावी के ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के बाद अप्रैल 2022 में 40% कमीशन विवाद हुआ। पाटिल ने अपने सुसाइड नोट में बीजेपी नेता केएस ईश्वरप्पा पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। कर्नाटक के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने भी कहा कि ज्यादा कमीशन देना मजबूरी हो गई है। उन्होंने पीएम मोदी को लेटर भी लिखा था। बीजेपी इस पर कोई एक्शन लेते नहीं दिखी और कांग्रेस हमलावर हो गई। सितंबर 2022 में कांग्रेस ने पेसीएम कैंपेन शुरू किया। सीएम मुंबई के चेहरे के साथ क्यूआर कोड लगाकर फोटो चस्पा की गई।
कैंपेन के आखिर दिन तक कांग्रेस ने इस मुद्दे को छोड़ा नहीं। करप्शन पर बीजेपी पूरे कैंपेन में बैकफुट पर नजर आई। एंटी इनकम्बेंसी के आगे डबल इंजन ने दम तोड़ दिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी ने हर चुनाव में डबल इंजन शब्द इस्तेमाल किया। हर राज्य में इसके फायदे गिनाए जाते हैं। कर्नाटक में भी बीजेपी नेता बार बार डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाते रहे। कहा गया कि राज्य और केंद्र में एक पार्टी की सरकार से डेवलपमेंट में तेजी आएगी। कर्नाटक के नतीजे बता रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी के आगे डबल इंजन का नारा नहीं टिक पाया। मुस्लिम रिजर्वेशन की अगर बात करें तो कर्नाटक में हमेशा से लिंगायत और वोक्कालिगा कम्युनिटी को सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती रही। इन्हीं दो कम्युनिटी से सबसे ज़्यादा विधायकों की संख्या होती है। सीएम भी इन्हीं दो कम्युनिटी से बनाए जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हार गई। अब आगे अगले विधानसभा चुनाव होने हैं, कई राज्यों में चुनाव है। देखना ज़रूर होगा कि बीजेपी कर्नाटक चुनाव से क्या सीख लेती है, दूसरे राज्यों में क्या एक्सपेरिमेंट करती है। देखना ज़रूर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।